बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमसा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है, हफ्ते का जो शुरुआत है, वो अच्छी तरह गुजरे। और जिस तरह से हमें हमजा से डिस्कस भी कर रही थी कि जो लोग परेशान होते हैं ना, उनको वजह नहीं समझ आती कि खराटे लेने की आखिर वजह क्या होती है। तो उन लोगों की अब वजह जो है, मैं उनकी परेशानी दूर करती हूँ और उनकी वजह जो है मैं ढूंढ लाई कि उन्हें खराटों क्यों लेते हैं नींद में, खास तौर पर सोते वक्त। है जो इकरा के हाथ लगी है, इकरा हमारे साथ शेयर करने लगी। वो जी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड के जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक तहकीक की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोग ज़्यादा देर, जैसे कि 4 घंटे से ज़ायद का जो टाइम है वो टीवी पे गुजारते हैं या टीवी देखते हैं, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ में रहते हैं या बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, उन लोगों में जो है रात को सोते में वो खराटे लेते हैं। और एक और रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा जो हेक्टिक काम करते रहते हैं ना, उन लोगों में भी ये वजह होती है कि वो रात को खराटे लेते हैं। बिल्कुल जी, इसके साथ उन्होंने लिंक किया जिस्मानी मशक्क़त को। जिस्मानी मशक्क़त नहीं कर रहे होते, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, ज़्यादा देर बैठना पड़ता है उनको, अपनी नौकरी कुछ ऐसी होती है कि बैठ के काम करना पड़ रहा होता है, फिर स्क्रीन टाइम जो है वो इनका 4 घंटे से ज़्यादा होता है, जिसमें टीवी की उन्होंने बात की है लेकिन बात स्क्रीन टाइम की। अच्छा, वैसे हमसे एक बात ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं लोगों के, भाई ये खराटे जो है ना लोग लेते हैं और मतलब उनको तरह तरह से उनके लिए ना बनाई जाती चीज़ें, लेकिन ये जो है ये एक बड़ी एक सिचुएशन ऐसी है कि ये एक बीमारी भी है, स्लीप एपनिया का नाम दिया गया है। बिल्कुल। तो लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए आप लोगों ने करना क्या है? एक तो एक्टिविटीज़ करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, वॉक करें, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो जितना हो सके अपने आप को रखें, एक्टिव रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को जो है मशगूल रखें। अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम करने की कोशिश करें कि आप उसको कुछ कम करें। और ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं कि जो बैठ के आपको जो है अपना काम करना पड़ रहा होता है। 8 घंटे की अगर शिफ्ट होती है तो उसमें आपको 6 घंटे 7 घंटे बैठ के गुजारने पड़ते हैं। तो फिर आपने ज़्यादा मेहनत करनी है फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। फिर आप कुछ ऐसा करें कि अपना कुछ वर्कआउट का टाइम निकालें, वॉक का जिस तरह से इकरा कह रही है वो टाइम निकालें, कुछ जॉगिंग कर लिया करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो आपको करनी है। और ये एक बीमारी है, इसको बीमारी समझें। और बीमारी ये सांस रुकती है आपकी सोए हुए, तो उन्होंने वो बताया कि जी कि सांस चूँकि रुक रही होती है तो उस वजह से ये मामला पेश आ रहा होता है। तो उसका इलाज बड़ा सादा सा है, सीधा सा है। कोशिश करें, हो सकता है कि उसमें कुछ बेहतरी आ जाए। चले जी, अब हम इलेक्शन की बात कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन हुआ है, बड़ी तवक्कुआत थी, बड़ी उम्मीदें थी, और ना ही अब हम देख रहे हैं कि शेर धाड़ा है ना तीर चला है। आज़ाद कश्मीर में बल्ला घूमता हुआ हमें नजर आया। बिल्कुल ऐसी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI ने वाज़ेह अक्सरियत से मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी की बात करें और नून लीग की बात करें तो जितने दावे उनकी तरफ से किए गए थे वो तमाम दावे हमें धरे के धरे रह गए। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के 45 हल्कों में वोट डाले गए। अच्छा, अभी तक की जो इत्तलात हैं गैर सरकारी गैर हतमी ये नतायज हैं, और 25 जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ली हैं। इसका मतलब यह है कि सादा अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल कर चुकी है। यानी वज़ीर आज़म जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। अब कोई मुश्किल नहीं है हुकूमत बनाने में, अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बना रही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। हम तो दूसरे अगर बात करें पीपल्स पार्टी की, उन्होंने 9 बनाए, 9 उनकी सीट्स हैं। और उसके अलावा नून लीग की बात करें तो सिर्फ 6 उन्होंने जो है सीटों पर मैदान में आप दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी जो है पीपल्स पार्टी है। जिस तरह से नून लीग की तरफ से दावे तो किए जाते थे लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं देखा। जबकि पाकिस्तान के चारों सूबों की अगर बात करें तो वहाँ पर कश्मीरी जो मुहाजिरीन है उनकी 12 नशिस्तों पर भी वोट डाले गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल डाले गए। और वहाँ पर भी अभी तक के जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। 9 नशिस्तें अभी तक के जो नताइज हैं उनके मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं, एक नून लीग के हिस्से में है और एक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में। अभी तक 11 के हवाले से ये कोई गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने आया है। अब दावे तो सबकी जानिब से किए जा रहे थे। कानून साज असम्बली की अगली 8 मखसूस नशिस्तों का जो इंतखाब है वो भी नताइज आने के बाद हो जाएगा कि जी कि ये उन किसके हिस्से में कितनी जा रही हैं। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 32 लाख तकरीबन 20,000 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड थे और पोलिंग
गुज़श्ता रोज़ हम जानते हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के जारी रही, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी यही कहा था कि ये बहरहाल अगर देखा जाए तो पुरअमन इंतखाबात। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तदार हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हारून साहब। क्या ऐसे ही नताइज की तवक्को की जा रही थी, और क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग के हारने की बड़ी वजह क्या बनी है? मैं तो कह रहा था कि जीत जाएंगे वो, और उसके देखिए उसके अवामल थे। एक तो हमेशा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर मरकज़ के साथ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इस दफ़ा ये भी था कि नवाज नून लीग की भारत नवाजी से बहुत शाकी थे, और आखिर मरियम ने कोई बात नहीं की पूरी इंतखाबी मुहिम में मोदी के ख़िलाफ़, उस बर्बरियत के ख़िलाफ़, जुल्म और सफाकी के ख़िलाफ़ जो मकबूजा कश्मीर में है, वो इमरान खान पे फोकस किए रहे। अपना कोई कारनामा नहीं गिना कि 5 साल में उन्होंने क्या काम किया है, तो उसको जीतना ही था। इसमें कोई तज्जुब की तो कोई बात ही नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि अगर टिकटें ठीक दी जाती, सोच समझ के दी जाती, तो 2-4 सीटें और ले लेते। बिल्कुल ठीक है। हारून साहब ये बताइए, क्या हमेशा की तरह यही समझा जाए कि सिर्फ वफाक की पार्टी को वोट मिला, या तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कश्मीर के हवाले से जो नज़रिए क्यों है, जो सोच है, उसको भी वोट मिला है, या कुछ और अवामिल भी आप समझते हैं शामिल है? देखिए, बहुत से अवामल हैं। एक तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही नून लीग की। वजीर आज़म का इमेज बहुत अच्छा था, फारूक हैदर साहब का वक्त के साथ ख़राब होता गया। उनका इमेज था एक कलीन आदमी का, दलेर आदमी का। ना वो दलेर आदमी का इमेज रहा, ना कलीन आदमी का इमेज रहा। तरक्याती काम हुए नहीं। गैलब के सर्वे में कहा गया है कि सड़कें टूटी फूटी सबसे बड़ा मसला है, पीने के साफ पानी का मसला है। दूर दराज छोटे छोटे देहात हैं, घर जो हैं पहाड़ियों पर बने हुए हैं, पीने का पानी एक दर्द सर है। फिर इमरान खान साहब ने एक बहुत यानी जो मंशूर पेश किया, चंद नुकात पे मुश्तमिल है। किसानों को इंटरेस्ट फ्री, सूद के बगैर कर्जे, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बेरोज़गारों को कर्जे, हर ख़ानदान में एक फ़र्द की टेक्निकल तालीम। अब ये वादे वो पूरे करते हैं या नहीं करते? अच्छा, हेल्थ कार्ड, और इसके अलावा बहुत सी चीज़। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हुए हैं उस पर खुलकर बात की। मरियम को तो ये तौफीक ही नहीं हुई। फिर ये भी जो वजह से मैंने पहले कहा कि मरकज़ की तरफ जाता है, यानी कश्मीरी अवाम जो हैं वो इस्लामाबाद से हम आहंग रहना चाहते हैं। इससे पहले भी जो हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी की थी या नून लीग की थी, उससे हमंग थी। रही सही कसर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह महब से मिलके, और बाकी जो उसमें कारनामा अंजाम दे दिया वो इस्माइल गुजर साहब ने गुजरांवाला में, और वो जीत रहे थे जिस वक्त उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। यानी 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों का कातिल, जिसने मार्केटें जला दी, खेत जला दिए, बच्चे अगवा कर लिए, टार्चर सेलों में लोगों को रखा, पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया, जिसने यानी उसको वफाकी इलाका बना दिया, कश्मीरियों के तमाम हुकूक सलब करके उसे जेल खाना बना दिया, उससे वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान से बेहतर है। तो ये उसकी भारत नवाजी भी उन्हें लेट हुई, उसका सफाया ही हो गया। और मेरा ख्याल है कि नून लीग जिस राह पे चल निकली है, नवाज शरीफ साहब और मरीम राह पे चल निकले, नून लीग का शायद मुस्तकिल तौर पे सफाया हो। अच्छा हारून साहब, अब जब आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफी हुकूमत बनने जा रही है, तो इसका कश्मीर कौस को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा तो जब वो करेंगे कुछ काम तो पता चलेगा। सफारती मुहिम तो अच्छी नहीं चलाई ना, तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि वो बड़ी भरपूर सफारती मुहिम चलाएंगे, अब तक नहीं चलाई। और ना जिस तरह के उम्मीदवार, देखिए तहरीक इंसाफ भी नमक की कान में नमक बन चुकी है, मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन उम्मीदवार करोड़पति और अरबपति उम्मीदवारों को वो टिकट दिए, और स्टेटस को के ये लोग हैं, ये ना वहाँ पुलिस को बेहतर बनाएंगे, या ना अदालती निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, ना कोई तरक्याती काम की कोई ज़्यादा उम्मीद है। बहरहाल इस पर हतमी राय में था, जब हुकूमत कुछ अर्सा रहेगी तो फिर राय। ठीक है हारून साहब, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल की बात करते हैं। कोई बहुत ही डेवलप्ड एरिया ये नहीं रहा है, वहाँ पर पानी और सड़कों के मसाइल हैं। इन मसाइल को हल करना अब कितना ज़रूरी होगा इस गवर्नमेंट के लिए, और इनको हल किया कैसे जा सकता है?
नहीं, जाहिर है ज़रूरी है, सड़कें बननी चाहिए। कश्मीर के अपने वसाइल नहीं है ना जी। वसाइल का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं होता कि किसी इलाके में ज़रख़ेज़ ज़मीन कितनी है, मदनियात कितनी है। वसाइल का ताल्लुक होता है टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आप कश्मीर में टेक्निकल तालीम दें, देखिए 70-80% एजुकेशन की शरह है। अगर आप उनको मिसाल के तौर पर IT का एक मॉडल बना दें, ठीक है, आज़ाद कश्मीर को, और बतदरीज हज़ारों और बतदरीज लाखों वहाँ एक्सपर्ट पैदा कर दें तो बिलियंस ऑफ डॉलर बर्न कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि उनकी पहाड़ियों पर चाय पैदा हो सकती है, अंगूर पैदा हो सकते हैं। गल्ला पानी तो वहाँ होती है, लेकिन ज़राअत की तरफ कश्मीरी मुतवज्जो नहीं। उसके लिए माशी तरक्की का एक ख़ास मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है अरुण साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बात अब करेंगे वहाँ पर इमरान वसीम इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, सूरत हाल जानते हैं कि ताज़ा तरीन वहाँ पर क्या। इमरान, हमें आगाह कीजिएगा कि जो जीत रहे हैं वो कैसे जश्न मना रहे हैं और हारने वाले हार जो है वो तस्लीम कर रहे हैं या फिर धांधली का मामला चल रहा है वहाँ पर? अच्छा, बिल्कुल, अगर मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो कल जब नताइज सामने आना शुरू हुए थे, क्योंकि मुजफ्फराबाद की जो सीट है, जो शहर का जो हल्का है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने यहाँ पे जश्न भी मनाया, उन्होंने अपनी छोटी मोटी रैलियाँ भी यहाँ पे निकाली। और जब नताइज आना शुरू हुए थे, जिस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार जीत रहे थे, तो वहाँ पर नून लीग के जो है वो जिस पोलिंग स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पोलिंग स्टेशन से नून लीग के उम्मीदवार जीत रहे थे, वहाँ पर उनके जो कारकुनान थे वो जश्न मना रहे थे। और जहाँ से PTI के पोलिंग स्टेशन से वो जीत रहे थे तो वो जश्न मना रहे थे। तो ये एक मिक्स जो है वो यहाँ पर जश्न चल रहा था। लेकिन जब हतमी नतीजा मुजफ्फराबाद LA 29 का आया तो फिर PTI वालों ने भरपूर जश्न मनाया, क्योंकि उनकी जो जीत थी गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज के मुताबिक वो यकीनी हो चुकी थी। एक नतीजा सामने आ चुका था, जिसके बाद PTI वालों ने यहाँ पे जश्न भी मनाया। उन्होंने अपनी छोटी मोटी गाड़ियों के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर यहाँ पे रैलियाँ भी निकाली हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। आप हम बात कर रहे थे जो कि मौजूदा सूरत हाल है। उन्होंने कहा है कि मिले जुलाई लोगों की तरफ से जश्न जो मनाया जा रहा था, लेकिन ख़त्मी नताइज आने के बाद सिचुएशन थोड़ी और चेंज हो गई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कोरोना वायरस के हमले की, जो कि मुल्क भर में अभी तक जारी है। और NCOC की जो सरबराह असद उमर, उन्होंने अवाम से अपील की है कि SOPs पर आप अमल करें और अपने आप को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट करवाएं। अच्छा, ट्वीट उन्होंने किया असद उमर साहब ने, कहा कि खित्ते की निस्बत पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से शरह अमवात कम है, लेकिन ख़तरा जो है वो बरकरार है। हमने ये नहीं समझना कि हमें ख़तरा ही नहीं है, ख़तरा मौजूद है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद की तादाद 2 करोड़ से बढ़ चुकी है। अगस्त के आखिर तक बड़े शहरों की 40% आबादी को वैक्सीनेट करना हदफ रखा गया। बिल्कुल ऐसी उधर महकमा सेहत पंजाब की बात करें तो 5 अजला में उन्होंने कहा है कि घर घर जाकर अब कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का हम ऐलान करते हैं। उसके अलावा 10 अगस्त तक उन्होंने कहा जारी रहने वाली मुहिम के दौरान लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद की 40% आबादी को वैक्सीनेट किया जाएगा। बड़ा अच्छा इकदाम किया जाएगा। रावलपिंडी की 70% जो आबादी है उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। और NCOC ने कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र 1 अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र के लिए कोरोना सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया है। अब सख्तियाँ भी की जा रही हैं जो लोग खुद को वैक्सीन नहीं लगवा रहे। और कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 23.6% तक पहुंच चुकी है। और सिंध में डेल्टा वेरिएंट के बायस आज से तालीमी इदारे बंद हैं। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद होगी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स जो हैं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है खुली होंगी। अच्छा, ये पाबंदियाँ उनको जो है ना लगानी पड़ रही हैं क्योंकि सिचुएशन वहाँ की थोड़ी मुख्तलिफ है। अगर बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान के ज़िला केश में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 15 रोज़ के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। और इस दौरान तमाम दुकानें, मार्केट्स और तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पर बात कर लेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ मशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हम सिंध की सूरत हाल देख रहे हैं, खुसूसी तौर पर जब हम सिंध में बात कर रहे होते हैं कराची की तो वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब की बात करें, केसेस हमें कुछ कम होते हुए नज़र आ रही हैं। ओवरऑल ट्रेंड क्या है पूरे मुल्क का? लेकिन जी, अब चूंकि आपने देखा है कि जिस तरह से अभी त्यौहार गुजरा है हमारा ईद उल अजहा का, उससे पहले मवेशी मंडियां भी थी जहां पे लोग बड़ी तादाद में गए। और गो कि हुकूमत की बार बार अपील के बावजूद हमने देखा कि वहाँ पर SOPs को उस तरह से नहीं फॉलो किया गया। उसके बाद ईद के इज्तिमात हुए और वहाँ पर भी रिक्वेस्ट के बावजूद और सब चीज़ों के बावजूद वहाँ पर भी हमने देखिए SOPs और मास्क का इस्तेमाल जो है वो उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। तो आज ईद के 5वें दिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत
बहुत से जो है वो केसेस में हमें इजाफा कि 22 मई के बाद आज वो दिन है जब सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये तशवीशनाक हाल है और इसकी वजह मैं समझती हूँ कि आवाम जो है वो जो एक जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था हमें एज अ कौम, वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल ख़राब हो रही है। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट वो वाली इन्फेक्शन है कि जो कि बहुत तेज़ी से फैलती है। तो अभी हम वैक्सीनेशन तादाद को नहीं पहुँचे कि हम SOPs को लाइटली ले सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप डेल्टा वेरिएंट की बात करिए, इसकी रफ्तार में इजाफा होता जा रहा है, खौफनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। खासतौर पर कराची की बात करें या बलूचिस्तान के सूबे की बात करें तो यहाँ पर केसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है कि इकदाम किस तरह के किए जा रहे हैं कि इनको कंट्रोल किया जा सके? देखिए जी, सिंध हुकूमत ने तो बिल्कुल जो इकदाम हैं वो उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, दोबारा तमाम पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। और इसी तरह बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी करार दे दिया है। अगर उनको किसी पब्लिक प्लेस पे जाना है, किसी शादी के फंक्शन में जाना है, किसी होटल में जाना है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए भी तमाम जगहों पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरा SOPs पे जो है वो अमल दरामद जो है उसके ऊपर लोकल इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक हो गई है, वो उसको फॉलो कर रही है। तीसरा जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर फ़ौज को बुलाया गया है, जहाँ पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है ये वायरस के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर फ़ौज से भी मदद दी जा रही है SOPs के अमल दरामद कराने में। तो हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है और साथ साथ वैक्सीनेशन की स्पीड को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आपने खुद भी बताया। तो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, मगर जाहिर है कि अवाम भी जिम्मेदारी का सबूत दे और ताबूत करे, तभी ये पॉसिबल हो। ठीक है, वैक्सीन पर भी बात करेंगे डॉक्टर साहबा, लेकिन पहले चूँकि आप बात कर रही थी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स लाजमी करार दिया गया है मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए, मकामात पर जाने के लिए। ऐसा नहीं है, अगर हम खुद भी जाएं तो ऐलानात ज़रूर किए गए हैं। अगर हम होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, वहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में हद ये कर लिया जाता है कि पूछ लिया जाता है आपने वैक्सीन लगवाई, अगर कोई कह दे हाँ, अंदर जाने दिया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोताही हो रही है। जी देखें, इनके ऊपर चेकिंग हो रही है, इंतज़ामिया चेक कर रही है, और जहाँ पर भी हमें ऐसा केस मिलता है कि वो होटल वाले ने नहीं चेक किया या वो ज़ुबानी काम, तो वहाँ के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। होटल सील भी हो रहे हैं और जुर्माने भी हो रहे हैं। तो इनको बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन को मैं समझती हूँ मज़ीद सख्त करना चाहिए, और इसके लिए जो इंतज़ामिया है वो स्टेप्स ले रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि SOPs में अमल दरामद पर कमी हमें दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजह है? जो अमल करने वाले या करवाने वाले दोनों इदारे रिलैक्स हो गए हैं क्या? वैक्सीनेट, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो हम जो है खुलेआम फिर सकते हैं, मास्क नहीं लगाएंगे हम लोग, और जी इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। क्या वैक्सीनेशन के बाद ये लोग इस तरह से बेहतियाती करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो भी उसी तरह बेहतियाती का वैक्सीन लगवा ली है वो तो शायद समझ रहे, मगर इस वक्त हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जब तक हमारी 70% पॉपुलेशन जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है वो वैक्सीन नहीं लगवा लेती, हम SOPs पे अमल दरामद, इवन अगर आपकी वैक्सीन लगी भी हुई है तो आपको फिर भी मास्क का इस्तेमाल करना है। बाहर के ममालिक जहाँ पर अब इन्होंने मास्क वगैरह का इस्तेमाल कम कर दिया या तर्क कर दिया, वहाँ पर वो एक ख़ास मखसूद तादाद उनकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी हुई है। तो हमें अभी थोड़ा सा कुछ महीने और लगेंगे उस हदफ को पहुंचने में। तो उतनी देर मैं समझती हूँ कि हम सबको, चाहे वैक्सीनेटेड या नॉन वैक्सीनेटेड, हम सबको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीन अवेलेबल है, वो शॉर्टेज के मसाइल तो नहीं है। और अब जिस तरह से असद उमर साहब ट्वीट कर रहे थे कि एक बड़ी तादाद में 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद वैक्सीनेट हो चुके हैं, ट्रेंड तब्दील हुआ है, लोग ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली अब लोगों में एक अवेयरनेस भी आई है, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है, क्योंकि शुरू में बड़ी एप्रीहेंशन थी वैक्सीन के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वो अब जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इर्द गिर्द के लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और लोग फील कर रहे हैं कि ये सेफ वैक्सीन है, तो ज़्यादा लोग अब आ रहे हैं हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। आपने देखा पिछले दिनों 6 लाख से ज़्यादा लोग एक दिन में वैक्सीनेट हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल इजाफा हो रहा है, लोगों के आने में, डिमांड में इजाफा बढ़ रहा है, मगर वैक्सीन इंशाल्लाह ताला वाफिर मिकदार में मौजूद है। और सबसे बड़ी कि हमारा अपनी जो पाक वैक, यानी जो कैंसिनो बायो की जो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है पाक वैक के नाम से, वो भी हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला अच्छी तादाद में हो रही है। और ये जो डोर टू डोर जाने वाली कैंपेन है पंजाब में, इस्लामाबाद भी ये काफ़ी दिनों से शुरू हुई हुई है इस्लामाबाद में, और ये सिंगल डोज पाक वैक्सीन जो है ये इस्तेमाल हो रही है।
तो उसके अलावा बाकी भी जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं या जो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, तो इस वक्त हर तरह की वैक्सीन जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें बाहर जाने वालों के लिए, वर्क परमिट वालों के लिए, सबके लिए सहूलत जो है बहुत ओपन हो गई है। तो वैक्सीन की इंशाल्लाह ताला कोई शॉर्टेज नहीं है, मजीद पाइपलाइन में है, कंसाइनमेंट्स दफ्तन फवक्तन जो है वो पहुंचती जाएंगी एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप डोर टू डोर की बात कर रही हैं, मुहिम पंजाब से स्टार्ट की है, क्या दीगर सूबों में भी इकदाम किए जा रहे हैं कि वहाँ पर भी इसी तरीके से वैक्सीन किया जाए लोगों को? जी बिल्कुल। इस वक्त मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में तो ये गुज़िश्ता तकरीबन तो से ये ऑलरेडी हो रही है और वहाँ पे तकरीबन ये हम लोगों ने कोई 30-40 जो है वो सेंटर्स बनाए हैं, कुछ मोबाइल यूनिट्स और कुछ जो है वो स्टैटिक हैं, कुछ स्कूल्स वगैरह को लिया गया है जहाँ पे बनाए गए, और उसके अलावा मोबाइल यूनिट्स भी हैं जो यूनियन काउंसिल्स के अंदर घूमते हैं और जाके वो लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और जल्द अज जल्द खुद को वैक्सीनेट करवाइए ताकि आप भी महफूज रह सकें, आपके प्यारे भी महफूज रह सकें और मुल्क भी महफूज रहे। और जल्द अज जल्द अब वैक्सीन आपने लगवानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे हम आम आदमी की सवारी की, जो कि मज़ीद महंगी होती जा रही है। जापानी और चीनी कंपनी से बात करें तो उन्होंने ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल ही कीमतों में अचानक इजाफा करके ख़रीदारों को भी हैरान कर दिया। बाइक्स की बात कर रहे हैं और मजाज डीलर्स को कीमतों पर नजर सानी की कोई वजह बताए बगैर जापानी असेंबलर्स ने मुख्तलिफ मॉडल्स की बाइक की जो कीमतें हैं वो 2400 से लेकर तकरीबन 8000 रुपए तक बढ़ाई हैं। और दूसरी जानिब चीनी बाइक बनाने वालों ने भी मकामी सतह पर जो तैयार होने वाले पार्ट्स हैं वो महंगे होने के साथ आलमी मंडियों में खाम माल की कीमत में इजाफे को जवाज़ बनाया और कीमतों में तकरीबन 500 से 2000 रुपए तक का इजाफा किया। अच्छा, गुज़श्ता 4 माह में जापानी कंपनी 3 बार कीमतों में इजाफे कर चुकी है, मगर कोई तफसील नहीं दी गई है। आखिर कीमतें बढ़ाने की वजह क्या है? कार कंपनी से नई ऑटो पॉलिसी के बाद कीमतों में कमी कर दी है, लेकिन नई पॉलिसी के तहत हुकूमत ने कार्स पर मुख्तलिफ टैक्स और ड्यूटी को ख़त्म या कम कर दिया है। हाँ, जिसकी वजह से ये हमने फ़र्क देखा है और अब ऐलानात भी कर दिए गए हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से कि जी कि हमने इतनी कीमतें कम कर दी हैं। लेकिन अब हम मोटरसाइकिल्स की बात कर रहे हैं, बाइक्स की बात कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री के लिए किसी मराद या टैक्स में कमी का ऐलान नहीं किया गया है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी कि हमने तो कीमतें बढ़ा दी हैं और ख़दशा भी यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि बाइक्स की कीमतों में किसी भी वजाहत के बगैर इजाफा हमें नज़र आता ही रहेगा, क्योंकि वो कोई वजाहत नहीं दी जा रही, बस इजाफा किया जा रहा है। अब जापानीज़ अगर हम बात करें असेंबलर्स की तो चौथी मरतबा उन्होंने रीज़न भी नहीं बताई है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सरत और तिजारत आलिया हमजा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आलिया साहबा, गुज़श्ता चंद माह में मोटर बाइक्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, इसकी वजह क्या है? हुकूमत इस मामले में क्यों कोई किरदार अदा नहीं कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, लेकिन मैं इससे ये बता दूं कि हुकूमत जो इस वक्त है, हुकूमत तो बहुत ज़्यादा अवाम को रिलीफ देना चाहती है। यहाँ तक आप चाहती है कि प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। प्राइसेस इंक्रीज मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई भी FAD मोटरसाइकिल पर नहीं है, लेकिन ये जो इंक्रीज हुआ है, अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस है, स्टील शीट और एल्युमिनियम, उनमें 100% हुआ है। प्लस हम ये जो फ्रेट कॉस्ट देख रहे हैं, जो फ्रेट कॉस्ट $1400 की थी, अब वो $4000 पर पहुंच गई है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो चाइनीज कंपनी है, जो असेंबलर्स हैं, जो उनको है, उनकी प्राइसेस हमें इंक्रीज करनी पड़ी है। अगर आप होंडा की देखें तो होंडा की प्राइसेस इतनी इनहांस नहीं हुई हैं, बट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का FAD इसके ऊपर नहीं है। ऑन द अदर साइड हमने इसीलिए अपनी EV पॉलिसी के तहत जो मोटरसाइकिल, हम जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल इस वक्त इंट्रोड्यूस करा रहे हैं,
उनके ऊपर, उनके ऑटो पार्ट के ऊपर, यानी अगर मैं ये देखूं कि स्पेसिफिक पार्ट पर हमने मेजर इंसेंटिव दिया है और उसका सेल्स टैक्स भी हमने सिर्फ 1% रखा है। उसका रीजन ये है कि हमारे लोगों का ना सिर्फ उनको कॉस्ट इफेक्टिव मोटरसाइकिल्स मिले, प्लस वो जो उनकी पेट्रोल कंजम्पशन है, उनकी ये जो ऑयल चेंज कंजम्पशन है, उसमें से कोई भी उनकी कॉस्ट को इफेक्ट ना कर सके। ठीक है आलिया साहबा, आप दुरुस्त कह रही हैं। क्वेश्चन आपसे करना है क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। आम आदमी की सवारी है मोटरसाइकिल। अगर मैं अपने स्टूडेंट दौर की बात करूं तो मैंने जो बाइक ली थी उसके सिर्फ स्टिकर तब्दील होते रहे और आज तक सिर्फ स्टिकर तब्दील हो रहे हैं, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं चूँकि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें, कितने नए डिज़ाइन सामने आ गए, उस लिए भी कोई काम किया जा रहा है कि आम आदमी को कोई अच्छे डिज़ाइन की कोई अच्छी मोटरसाइकिल भी मिल सके, सिर्फ स्टिकर ही ना बदलते रहें, कीमतें बढ़ती रहें। देखिए, मैं आपको बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, ये हमारे स्टूडेंट्स की सवारी है। अब तो जो हमने ईवी पॉलिसी के तहत अपनी बच्चियों के लिए भी हमने नए जो है इनके मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। अगेन वही मैं बात बताऊं कि हम जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नए मॉडल्स पाकिस्तान में इसके आने चाहिए, नए और सस्ते मॉडल्स आने चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि ईवी पॉलिसी के तहत हमारी 2 से 3 कंपनियों को हम लाइसेंस इशू कर चुके हैं, जिसमें से एक कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है। 3 से 4 महीने में मार्केट में आ भी जाएगी और उसमें मैं आपको बता रही हूँ, हमने तीनों चीजों का ख्याल रखा है। नंबर 1, दैट इज मेड इन पाकिस्तान, यानी बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। दूसरी चीज हमने कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, कि वो अवाम को इस कीमत के ऊपर, क्योंकि उसके ऑटो पार्ट्स भी यहाँ पर बन रहे हैं, तो वो अवाम को, और लोकलाइज है तो वो अवाम को सस्ते रेट पर मिले। थर्ड, जो देखिए आप अगर एक मोटरसाइकिल सवार को, उसको एक पेट्रोल की कॉस्ट, ऑयल चेंज की कॉस्ट, यानी वो उसको मोटरसाइकिल को चार्ज करेगा और 21 से 100 किलोमीटर तक वो उसको चला सकेगा। उसमें ना उसको कोई ऑयल चेंज की कॉस्ट पड़ेगी, ना पेट्रोल की कॉस्ट पड़ेगी। यानी अगर उसका 5000 का इसमें पेट्रोल का खर्चा आता है तो दैट विल कम टू 1/3, यानी 1000 के अंदर, प्लस उसकी बैटरी जो होगी वो इट विल बी for a longer period. So the reason is कि इस वक्त हुकूमत इसकी कोशिशें कर रही है। on the other hand, ना सिर्फ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराएं, प्लस वी आर प्लानिंग कि हम एक जो मोटरसाइकिल लेने वाला है उसे मेरी कार के तहत उसे 650 सीसी, 800 सीसी या 1000 सीसी की गाड़ी पर कन्वर्ट करें, ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी तरह से एक अच्छी सवारी प्रोवाइड करें। बिल्कुल ठीक है आलिया साहिबा। साथ ही गाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। ओन का जो मामला था उसके ऊपर हुकूमत ने खासी सख्ती करने का फैसला किया था, लेकिन अभी कुछ शिकायतें ओन के हवाले से आ रही हैं कि गाड़ियों के लिए ओन लिया जा रहा है, उस लिए अब हुकूमत क्या कर रही है? देखिए जी, मैं इसमें आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम इन और ऑटो पॉलिसी हमने ये कहा है कि कायबोर्ड प्लस 3% उनको जुर्माना किया जाएगा। होता ये था कि आप रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम से कराते थे, गाड़ी कोई और खरीद के ले जाता था। नाउ दिस इज ऑनलाइन सिस्टम। When there is an online system, तो आप खुद से उसको ट्रैक कर सकते हैं, और अगर कंपनी आपसे, अगर दे कमिटेड यू कि उसने 60 डेज में आपको गाड़ी डिलीवर करनी है, इफ दे आर नॉट डूइंग इट इन 60 डेज, तो उनको आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये ऑन की बीमारी तो हम इंशाल्लाह खत्म करने जा रहे हैं, बिकॉज वी नो कि अवाम एक तो गाड़ी, वो एक गाड़ी पर इंटरेस्टेड होते हैं, प्लस उनको एक ऑन मनी पे करके एक एक्स्ट्रा पेन दिया जाता है। तो ये जो पॉलिसी है इसके तहत दे विल बी चार्ज, यानी कार मैन्युफैक्चरर्स विल बी चार्ज अगर वो ऑन मनी की तरफ जाएंगे या वो अवाम को टाइम पर डिलीवरी नहीं करेंगे। तो बेसिकली हुकूमत की पॉलिसी इस दफा टोटली इन द फेवर ऑफ जो परचेजर है, जो हमारे लोग हैं, उनकी फेवर में, रादर देन कि पहले कार मैन्युफैक्चरर्स को फेवर किया जाता है। ठीक है आलिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात थी और आपने देखा उन्होंने फ्रेट चार्जेस के हवाले से बताया कि बाइक्स की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं 4 महीने तक एक जो है लोकली असेंबल्ड जो है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो है वो बाइक आ जाएगी और उसका डिज़ाइन भी कुछ बेहतर होगा, मॉडल भी नए होंगे। क्योंकि अब जब हम देख रहे होते हैं अपने हमसाया ममालिक के अंदर, तो वहाँ पर इतनी कीमत के अंदर बहुत अच्छी बाइक्स भी मिल जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ स्टिकर तब्दील होता है, डिज़ाइन एक कुछ तब्दील बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बल्कि
कीमतें तब्दील हो रही होती हैं, हाँ, खैर वो बढ़ कीमतें जाती तब्दील नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो अब जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं वो लोग कह रहे हैं कि शायद जो आवाम है वो लोग उस डिज़ाइन में ऐसे रशबस गए कि वो शायद दूसरी तरफ स्विच भी नहीं करना चाह रहे, तो वो भी उनको अब इलेक्ट्रिक बाइक्स भी इसी तरह पे आ रही है। नया मोबाइल आता है, नया डिज़ाइन होता है, लेते नहीं है लोग, लेते हैं। नया टीवी आता है, नया डिज़ाइन आता है, लेते नहीं है लोग, सब कुछ करते हैं। आप देना नहीं चाह रहे हैं तो और बात है, कोई अच्छी चीज़ होगी तो क्यों नहीं लेना चाह रहे होंगे लोग। नई गाड़ियाँ आ रही हैं, हमने वो गाड़ियाँ देखी भी नहीं होती जो अक्सर हमें सड़क पे नज़र आती हैं, पहली दफ़ा आप नाम देखो वो खरीद रहे होते हैं उसको। तो ये मेरा ख्याल में सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है। जो लोग बाइक इस्तेमाल करते हैं वो भी यही बात करते हैं, क्या करें, सिर्फ स्टिकर तब्दील हो गया और पिछली बाइक कहा जा रहा होता है वो ज़्यादा मजबूत थी और अब बाइक उतनी मजबूत नहीं है। खैर हम आगे बढ़ेंगे, टोक्यो ओलंपिक्स की कुछ बात कर लेते हैं। हमने हफ्ते के रोज़ जब बात की थी तो हम हॉकी का ख़ास तौर पे जिक्र कर रहे थे उसके अंदर, और बाकी जो पूरा पाकिस्तानी दस्ता वहाँ पर गया हुआ था, जो एथलीट्स वहाँ पर गए हुए थे, उनका उस तरह से जिक्र नहीं हो रहा था क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। और हमने जिस तरह से देखा कि उनके जो फंड्स थे एथलीट्स के वो वापस कर दिए गए थे, उनकी ट्रेनिंग्स वैसी नहीं हुई थी, सारी चीज़ें थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी। और जब उम्मीद ना हो और इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जाए तो उसको सराहना भी बहुत ज़रूरी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी भी और बहुत ज़रूरी भी है। पाकिस्तानी जो तालिब इल्म था, पाकिस्तानी जो वो था तलहा, सॉरी, वो जो है उसने मेडल तो नहीं जीता, लेकिन जो उसने वेट लिफ्टिंग की जो कैटेगरी में उसने मुकाबला किया है उसको हमें सराहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है जिससे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और हम भी अप्रिशिएट करने के लिए उनको आज डिस्कस भी करें अपने प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 67 kg ये कैटेगरी थी वेट लिफ्टिंग की और तला आए। मैं उस वक्त देख रहा था, अब हमें इतने रूल्स को तो नहीं पता था क्योंकि वेट लिफ्टिंग के उस तरह से मुकाबले ही नहीं देखे हुए थे, लेकिन पहले 3 जब मतलब कि 3 दफ़ा आके, जब 3 राउंड कह लें या वो एक ही राउंड था, 3 दफ़ा आके जब तलहा ने आके ये और टॉप पे चले गए, तलहा ने कोई उनका मिस नहीं हुआ, उन्होंने तीनों दफ़ा जो है इसको ऊपर उठाया। वज़न जो था 100 पहले 44 था, फिर 47, 150 उस तरह से किया, और बाकी जितने भी उनके मुकाबले में ग्रुप ए के अंदर मौजूद थे उन सारों की एक एक मिस हो गई थी और वहाँ पे लग रहा था कि शायद तलहा गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। फिर जीत जाएंगे, आगे उम्मीद थी कि शायद जीतेंगे 2 kg से 2 kg का फ़र्क रह गया था। और फिर हम तलहा की अगर बात करें, गुजरांवाला से तलहा का ताल्लुक है और तलहा की एक वीडियो जो है वो भी वायरल हुई थी जिसमें तलहा बता रहे थे कि जी मेरे पास तो पता ही नहीं है, ज़्यादा सर्दी हो तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ज़्यादा गर्मी हो तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता। वैसे आप देखें कि सहूलियात अगर तलहा की बात करें, तलहा ने जैसे एक इंटरव्यू में देते हुए बताया कि सहूलियात उसको वैसे नहीं मिली, ना ही तो उसको किसी ने फंड किया, ना ही तो उसका कुछ तरह से कोई पर्सनल कोच था, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके बावजूद। और उसने वहाँ पर जिस तरह से बताया कि मुकाबले में एक फ़लस्तीनी कोच है, उससे वो हेल्प ले रहा था। तो मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि उसको भी अभी कोचिंग उसकी नहीं हुई तो इतनी आगे तक तलहा चला गया। अगर इसी यही कोचिंग हुई होती, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हुई होती, तो ये मेरा ख्याल है कि गुजरांवाला में एक स्कूल के अंदर जिस वक्त स्कूल से छुट्टी हो जाया करती थी, तलहा उधर जाके उन्होंने कुछ लिया, वो साजो सामान ही मौजूद नहीं था, उस तरीके का इक्विपमेंट कहा जाए मौजूद नहीं था कि जो दीगर वहाँ पर एथलीट्स आए थे उनके पास मौजूद होगा। और तलहा ने फिर भी इतनी हमें उम्मीद दिखाई। तलहा इससे पहले भी 2 गोल्ड पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं, ओलंपिक्स में वो गोल्ड लाना चाहते थे, लेकिन बस बैड लक उसको कहा जाए, हार्ड लक कहा जाए, बेहतरीन जो है तलहा वहाँ पर हमें पाकिस्तान का जो है ना सर फख्र से बुलंद किया। तलहा का जिक्र हो रहा था वहाँ पर और तलहा की बार बार बात हो रही थी, बार बार तलहा का स्कोर दिखाया जा रहा था। तो यही बहुत बड़ी बात है। अगर इन लोगों में इन्वेस्ट किया जाए, इन लोगों को वो सहूलियात दी जाएँ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलती हैं, तो पाकिस्तान क्यों गोल्ड नहीं ला सकता। ऐसे ही हमेशा अब जिस तरह 5th पोजीशन पे तलहा आया है, मैं तो कहती हूँ अगर हमजा इस तरह से इनको अच्छे तरीके से इनकी ट्रेनिंग की जाए तो हर, मैं कहती हूँ शोबे में पाकिस्तानी जो है वो पहले नंबर पे होंगे और गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो बाद में जिस वक्त मीडिया पे खबर आई है तो लोगों ने तलहा के बारे में सिर्फ शायद पढ़ा या देखा है। उस वक्त जिस वक्त मुकाबला हो रहा था और अगर आप लोग फॉलो कर रहे थे उस मुकाबले को तो लग रहा था कि तलहा गोल्ड लेने के लिए जा रहा है। आप मतलब बिल्कुल ऐसी लग रहा था कि तलहा गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। एक अंदर मिस हुआ और उसकी वजह से तलहा जो है 320 kg मेरा ख्याल है गालिबन तलहा ने जो है टोटल उठाया। खैर वेल डन तलहा, और जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और गोल्ड लेके आए। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि कोई और तो हो जो गोल्ड लेके आए और आखिर हम कहेंगे कि तलहा जो है आगे ट्रेनिंग मजीद बेहतर करें। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि कोई और तो हो जो गोल्ड लेके आए और आखिर हम कहेंगे कि तलहा जो है आगे ट्रेनिंग मजीद बेहतर करें। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि कोई और तो हो जो गोल्ड लेके आए और आखिर हम कहेंगे कि तलहा जो है आगे ट्रेनिंग मजीद बेहतर करें। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि कोई और तो हो जो गोल्ड लेके आए और आखिर हम कहेंगे कि तलहा जो है आगे ट्रेनिंग मजीद बेहतर करें। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि कोई और तो हो जो गोल्ड लेके आए और आखिर हम कहेंगे कि तलहा जो है आगे ट्रेनिंग मजीद बेहतर करें। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि कोई और तो हो जो गोल्ड लेके आए और आखिर हम कहेंगे कि तलहा जो है आगे ट्रेनिंग मजीद बेहतर करें। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि कोई और तो हो जो गोल्ड लेके आए और आखिर हम कहेंगे कि तलहा जो है आगे ट्
चैंपियन है। बिल्कुल, तलहा चैंपियन तो है, लेकिन आगे हमें गोल्ड भी चाहिए कि हमें तलहा नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा से पार्टिसिपेट करें अच्छी ट्रेनिंग के साथ और गोल्ड मेडल लेकर आए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और ओलंपिक से जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी बढ़ाई हैं तला ने। उसके बाद हम बात करेंगे सूबा सिंध की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध में सियासी बुनियादों पर अब बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया। अच्छा, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि आम इंतखाबात से कबल ही सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होंगे और ये सियासी जमातों की बुनियादों पर होंगे। और मुराद अली शाह ये कह रहे थे कि मरदमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई है, ताहम सिंध में बल्दियाती इंतखाबात ऐसे कराए जाएंगे जिस पे किसी को कोई एतराज़ ही नहीं होगा। अच्छा, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बल्दियाती निज़ाम की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब ने भी अहम कदम उठा लिया है और सेक्रेटरी बल्दिया पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने लाहौर समेत पंजाब भर में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात की मुंतकली के लिए सूबाई, डिवीजन, ज़िले और तहसील सतह पर कमेटियाँ भी तश्कील दे दी। अच्छा, वो सूबाई सतह पर जो है 6 रुकनी कमेटी के निगरान सेक्रेटरी बल्दियात खुद होंगे और स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, फाइनेंस, रेगुलेशंस के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे और डिविजनल लेवल की 5 रुकनी कमेटी का सरबराह मुतल्लिका कमिश्नर को बनाया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा अगर ज़राए की बात करें तो वो बताते हैं कि बल्दियाती निज़ाम की मुंतकली के लिए कमेटियों को वर्किंग मुकम्मल करने के लिए कम से कम 3 माह दरकार होंगे। अच्छा, अब बल्दियाती इंतखाबात की बात होना शुरू हो गई है, ये अच्छी बात है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये ज़रा बताइएगा, अगर हम पहले सिंध की बात कर लेते हैं, सिंध में मरदमशुमारी के बगैर बल्दियाती इंतखाबात क्या हो रहे होंगे और अगर बगैर हो रहे होंगे तो ये मुतनाज़ा नहीं होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन करवाने का जो शेड्यूल है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन जारी करता है। सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करती है और उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बारे में डेट या उसका शेड्यूल जारी करता है। ये जो बात कल वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने की है, ये ख्वाहिश तो हो सकती है उनकी कि वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन इसकी अमली शक्ल उसी सूरत में सामने आएगी जब इलेक्शन कमीशन जो है उसकी डेट और शेड्यूल को जारी करेगा। एक बात। दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होगी वो नए इंतखाबात नहीं करवाएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे तो मुराद अली शाह साहब ने बात कर ली है, लेकिन उसकी वजह क्या है बात करने की? बात करने की वजह यह है कि इस वक्त अदालती दबाव जो है वो चारों सूबाई हुकूमतों पे बढ़ रहा है कि आप इलेक्शन करवाएं लोकल गवर्नमेंट के एज सून एज। और ये पंजाब पर भी दबाव है, ये KPK पे भी दबाव है, बलूचिस्तान पे भी दबाव है और सिंध पे भी दबाव है। तो मुमकिन है कि मुराद अली शाह ने उस दबाव को थोड़ा सा कम करने के लिए ये इंदिया दिया हो कि हम इलेक्शन कराने के बारे में सोच रहे हैं और 2023 में ये इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं उनकी तरजीहात में हमें लोकल गवर्नमेंट जो है उस तरह से टॉप प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही। यानी आप अंदाजा लगाइए, ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ रही है सारे मामलात के अंदर और सुप्रीम कोर्ट को सूबाई हुकूमतों को कहना पड़ रहा है कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएं। और पंजाब में भी जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बहाल हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म के ऊपर बहाल हुए ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम सूबाई हुकूमतों को करना चाहिए, सियासी और जमहूरी जमातों को करना चाहिए, वो इसमें ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं। और मैं नहीं देख रहा अभी फौरी तौर पे सिंध में भी कोई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो सकेंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो भी इन मामलात को टालने की कोशिश करेगी। ठीक है सलमान साहब, ताखीरी जो आप कह रहे हैं ताखीरी हरबे इस्तेमाल की जा रहे हैं, कि इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि पंजाब के चारों सूबों के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हम MPAs MNAs कहते हैं, ये अपने अपने सूबों में पॉलिटिकल डेवोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है। और ये चाहते हैं कि जो तरक्याती फंड्स हैं उन पर कंट्रोल जो है वो सूबाई हुकूमतों का या सूबाई अरकान असम्बली का या नेशनल अरकान असम्बली का हो। और इसी के साथ साथ जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी नहीं चाहती कि डेवोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नीचे जाए, क्योंकि अगर डेवोल्यूशन नीचे जाएगी तो फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर मिलेंगी ना। अब इस वक्त देखिए एंजॉय कौन कर रहे हैं, आपके कमिश्नर्स एंजॉय कर रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी एंजॉय कर रही है, क्योंकि इख्तियारात का मुंबा जो है वो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है चारों सूबों में। तो इसलिए दो फरीक जो है, एक आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको आप MPAs MNAs कहते हैं, और दूसरी आपकी ब्यूरोक्रेसी है जो बुनियादी तौर पर इस सारी डेवोल्यूशन के बारे में कोई बहुत ज्यादा अच्छे जज्बात नहीं रखती, अच्छे ख्यालात नहीं रखती, और उनकी कोशिश होती है। और वैसे भी सलमान साहब कहा तो यही जा रहा है, ये 2 साल फंड्स के वैसे ही मुंह खुले, खजाने के मुंह खोले रखेंगे और ये MPAs MNAs को वैसे ही बड़े फंड मिल रहे होंगे। देखिए ना, अब आगे अगर आपने 2023 के इलेक्शन में जाना है तो 2023 के इलेक्शन में जाने के लिए हर MPA MNA जो है
अपनी रूलिंग पार्टी से कहेगा कि जनाब मुझे डेवलपमेंट फंड दें, मैं जाके पैसे लगाऊंगा ताकि फिर हम इलेक्शन जीत सके। तो अगर आप लोकल गवर्नमेंट करवा देंगे तो वो नीचे चला जाएगा सारा का सारा पैसा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ये है कि कंटिन्यूएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल गवर्नमेंट को तसलसल के साथ चलाया जाए ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पंजाब की। अगर पंजाब में 2023 के अंदर इलेक्शन होंगे और अगर आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ले कि यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है, तो वो सबसे पहले आके जो 2021-22 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे उसको वो सबोताज कर देगी और उस इलेक्टेड पार्टी को उठा के फेंक देगी। ये वजह है कि इसकी कंटिन्यूएशन के लिए मैं हमेशा से तजवीज दे रहा हूँ कि आपके जो नेशनल इलेक्शन है और प्रोविंशियल इलेक्शन है और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, ये एक साथ होने चाहिए और तीनों इदारों का जो शेड्यूल है यानी ड्यूरेशन है 4 साल की होनी चाहिए, तब ये कंटिन्यूएशन के साथ चल सकेंगे। वगरना जो भी हुकूमत आएगी वो सबसे पहले आके लोकल गवर्नमेंट पे शब्बे खून मारती है। उसकी एक वजह यह है कि अगर वो उनके मुखालिफिन की लोकल गवर्नमेंट होगी तो वो उसे कबूल नहीं करेंगे। जैसे पंजाब में आपको याद है शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही के दौर की बनने वाले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट, उसको डिसॉल्व कर दिया था। इसी तरीके से जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई 2018 में, तो इन्होंने आके भी जो नून लीग की इस वक्त लोकल गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो हमारा एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि हम 18वीं तरमीम तो हमने कर ली। 18वीं तरमीम के बाद हमने कहा कि जी मरकज ने सूबों को इख्तियार दे दिए हैं। अब सूबे जो है वो डिस्ट्रिक्ट को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आपका गवर्नेंस का क्राइसिस सीरियस होते जा रहा है। आप देखिए जो डे बाय डे लोगों के मसले हैं, पानी के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, सेहत के मसले हैं, सैनिटेशन के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, लोकल सिक्योरिटी के इशू है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कोई इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल पार्टियां जो सबसे ज्यादा जमहूरियत के बारे में शोर मचाती हैं, लेकिन ये अपने ही सिस्टम के अंदर लोकल गवर्नमेंट को पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली पावर देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये भी बताइएगा कि कोई खौफ भी है ये इलेक्शन करवाने में कि हो सकता है कि दूसरी जमात जो है, जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार नहीं है, उसकी ज़्यादा नुमाइंदे सामने आ जाएं तो फिर हमें अगले जनरल इलेक्शन के अंदर भी मुश्किलात आ रही होंगी। तमाम सूबों के अंदर ये खौफ भी पाया जाता है? जी बिल्कुल खौफ पाया जाता है। मिसाल के तौर पे आप सिंध में देख लें, अगर आप सिंध के अंदर इलेक्शन करवाएंगे तो कराची की जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो पीपल्स पार्टी की नहीं होगी, वहाँ या तो MKM की होगी या तहरीक इंसाफ की होगी, तो वो पावर शेयर नहीं करेंगे। अब इस वक्त मुर्तजा वहाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है ना वहाँ पे, वो पीपल्स पार्टी के, वो उनको सूट करते हैं। तो इलेक्शन से पहले अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा तो ये पीपल्स पार्टी के हक में होगा। इसी तरीके से अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन होते हैं और यहाँ अगर PMLN के लोग जो हैं वो काफी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपनी बर्तरी ले लेते हैं, तो फिर ये PTI के लोग तो सूट नहीं करती है। PTI को तो सूट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो उनके कैप्चर में आए। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो ये नहीं चाहती कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे आए, वो चाहती है कि लोगों के मुकाबले में उनकी जमातों के मुंतखब नुमाइंदे आए। यानी हर सूरत में हम अपने लोगों को लाकर निजाम को यरगमाल बनाना चाहते हैं और पर कैप्चर करना। बिल्कुल ऐसे ही है, पार्टीज ये चाहती हैं कि वो चीजें हों कि जो उनको सूट करती हैं, जो आवाम को सूट करता है वो कोई भी नहीं सोच रहा होता। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आप हमले पे हमारे से बात कर रहे थे। आप देखते हैं कि थोड़ी सी हलचल तो हो रही है और आम आदमी यही चाहता है कि जब वो एक नुमाइंदे के पास जा सकेगा, उससे बात कर सकेगा, वही उसका जो मतलब बलदियाती इंतखाबात हुए होंगे तो फिर ही कुछ उसका हल निकल सकता है। अब देखेंगे क्या होता है इसका फ्यूचर। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ताजिर बरादरी की बात करेंगे। कराची के ताजिर कारोबारी बंदिशों पर जो है ख़ासे परेशान है और सिंध सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ बात भी कर रहे हैं कि हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ताजिरों ने कारोबार की बंदी से मुतालिक सिंध हुकूमत का फैसला भी मुस्तरद किया। अच्छा, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के रहनुमाओं का कहना है कि कारोबार की बंदिश के सिंध हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करते हैं। 17 माह की उन्होंने कहा कि तवील कारोबारी बंदिश की वजह से पहले ही मुश्किल हालात में से हम गुजर रहे थे, जबकि ऑल कराची ताजिर
डिफेंस ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो लॉकडाउन की बजाय वैक्सीनेशन पर तवज्जो दे। अच्छा, ताजिर ये कह रहे हैं कि एक दिन कारोबार की बंदिश से मईशत को 4 अरब का नुकसान होता है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत अगर 2 रोज़ कारोबार बंद रखना चाहती है तो बाकी 5 रोज़ 24 घंटे हमें काम करने की इजाज़त भी दी जाए। और उनका कहना है कि SOPs पर अमल दरामद ताजिर तो कर रहे हैं, बाजार है सार्फिन को मास्क और सैनिटाइज़र भी फराहम कर रहे हैं। हुकूमत आवाम और ताजिरों की परेशानियां मजीद ना बढ़ाए। अच्छा, दूसरी जानिब जो ताजिर है वो एक्शन कमेटी जो इनकी, उन्होंने खबरदार किया है हुकूमत को कि मुज़ाकरात से मसला हल करें और अपनी गुजारिशात लेकर उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला हाउस चाहेंगे, मसला हल ना हुआ तो उन्होंने कहा कि हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे, एहतजाज करेंगे फिर अगर हमारा। और बंदिशों के हवाले से ही बात की जा रही है कि 17 माह पहले हमारे साथ जो है सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रही है, लेकिन इकरा मामला ये है कि गवर्नमेंट भी क्या करे जब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट जब कह रही होती है कि SOPs पर अमल दरामद करें, हम जानते हैं कि मार्केट्स के अंदर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। और ये सिर्फ ताजिरों की गलती नहीं है, ये गलती ठीक है, इसके अंदर इंतज़ामिया की भी गलती है कि SOPs को क्यों यकीनी नहीं बनाया जा रहा होता। और आवाम की सबसे बड़ी गफलत है ये कि आवाम मास्क पहनना पसंद ही नहीं करते हैं। अच्छा, आवाम बाजारों में जाते हैं तो वो ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, जैसे कोरोना तो कभी आया ही नहीं था दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि आवाम अपनी अगर हिफाजत को देखते हुए अगर बात करें, आपकी हिफाजत के लिए तमाम तर इंतजाम किए जाते हैं, आपके प्यारों की हिफाजत के लिए SOPs वगैरह रखे गए हैं, तो उन पर अमल नहीं करते दिखाई देते। हम मार्केट्स में देखते हैं हमजा, बिल्कुल भी लोगों को अगर कहा जाए कि मास्क पहनने, आप लोगों ने मास्क नहीं पहना, तो आगे से उन मतलब गुस्से का इजहार किया जाता है और वो समझते हैं कि लाइक हु आर यू, मतलब क्यों तुम कौन मैं होते हो कहने वाले, मतलब ये सारी सिचुएशन बन जाती है। तो फिर आपको कौन कहे? तो ऐसे में क्या करें? बिल्कुल। तो अब ये हालात हैं और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बार बार, कोई भी खा गवर्नमेंट हो, हम किसी भी मतलब कि हम वफाकी हुकूमत की या किसी सूबाई हुकूमत की ख़ास तौर पे बात नहीं कर रहे, हम तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं। ताजरान जो ये बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ये भी बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि किस तरीके से सख्ती की जाएगी। और सिंध हुकूमत सख्त फैसले ले भी रही है। सिम कार्ड के हवाले से जो बात हो रही थी और फिर बात हुई थी उनकी तनख्वाहों के हवाले से, जो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, उनकी सैलरी अगर आपने आपको वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे। हाँ, और अवाम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर रहे हमारी सेहत के साथ साथ, तो आप जब बाज़ारों का रुख कर रहे होते हैं तो आप लोग भी खुदारा किसी को ये मौका ही ना दें कि वो आपको कहें कि जी कि मास्क आप लगा लें, या आपको ये कहें कि जी कि आप हाथ सैनिटाइज़ कर लें, या आपको ये कहें आप ख़ुद से ये करें। अब हमें आदत हो जानी चाहिए। अब ये जो सारी सूरत हाल है, ताजरों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग जावेद कुरैशी साहब, अब क्या सूरत हाल है? सिंध गवर्नमेंट से आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? जो नए SOPs आए हैं उनके बारे में कोई रिस्पॉन्स आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध गवर्नमेंट से कोई बातचीत हमारी नहीं हो रही। सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें ताजरों के लिए ये कह दिया गया है कि ये शायद अपनी जो हक हलाल की रोज़ी कमाते ये ना कमाएं। कोविड के चक्कर में 16 माह के तवील लॉकडाउन की वजह से छोटा ताजिर बिल्कुल इस वक्त परेशानी में है। वो इंतहाई परेशानी के आलम में हर तरीके की गवर्नमेंट के साथ हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट की। वैक्सीनेशन के लिए हमें कहा गया कि आप अपने स्टाफ को वैक्सीनेशन कराएं, हमने करवाई। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने अचानक इस तरीके से ऐलान कर दिया कि आपके रेस्टोरेंट और शादी मैरिज हॉल के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई, जो कि 3 जुलाई को रेस्टोरेंट को डाइनिंग की इजाज़त दी गई और कमोबेश उसी टाइम पर मैरिज हॉल को दी गई। लेकिन 10 दिन के बाद फौरी तौर पर इस पे पाबंदी लगा दी गई। इससे कम से कम 20 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है। जो लोग मुल्क के तवील जैसे गिलगित बल्तिस्तान, दूसरे मतलब आज़ाद कश्मीर, पंजाब से लोग आते हैं रोजगार के लिए, इनमें जो काम करते हैं उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। और जो मालकान है वो इस वक्त यानी आप ये समझिए कि इतना डिफॉल्ट कर चुके हैं कि उनके पास अब उनकी सैलरी के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन हुकूमत इनसे हमने अपील की कि कम से कम मैरिज हॉल को आप मुहर्रम की तक इसे इजाज़त दी जाए। इस 12-14 रोज में लोगों का शादियों का रश भी होता है और हमें 1 घंटा दिया जाए डाइनिंग के लिए, 1 घंटा। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिंध गवर्नमेंट
ताजिर दुश्मनी पे आई हुई है और अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने बार बार अच्छा जावेद साहब, जिस तरह से अगर सिंध की हम सिचुएशन देखें ओवरऑल, तो वहाँ पर केसेस की जो तादाद है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। 23% से ज़्यादा वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं मुस्बत, जो खास तौर पे कराची की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर मुस्बत केसेस की शरह इतनी ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्या करे? आपकी तरफ से कुछ सजेशंस हैं तो आप दीजिए। देखिए जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम मुतवातर हुकूमत को ये बात कह चुके हैं, जब हमारा ताजिर और उसका स्टाफ जो भी है वो वैक्सीनेशन करवा चुका है, आम पब्लिक को वैक्सीनेशन के लिए। अब मैं आपको एक बात हकीकत बताऊं, सिंध गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि उन्होंने वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं किया, उसकी वजह से ये केसेस बढ़े हुए हैं। और हमने कहा कि बगैर वैक्सीनेशन के कोई भी शॉप हो, कोई मैरिज हॉल हो, कोई रेस्टोरेंट हो, उसके अंदर उसमें बगैर वैक्सीनेशन की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो वायलेशन करता है, उसे सील कर दिया जाए। हम आपके हुकूमत के साथ हैं इस मसले पे, लेकिन हुकूमत हमारी इस बात पे तवज्जो नहीं देती। वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए छोटे ताजिरों को परेशान कर रही है, उनसे रोजगार छीना जा रहा है। अभी जैसे कि आपने बताया कि एक दिन का कराची का बंद होना वो 4 अरब रुपए से ज्यादा है। 70% कराची जो है वो आपको जनरेट कर देता है पूरे मुल्क का टैक्स, और उस शहर के साथ आपने वो सलूक किया है कि मैं नहीं समझता कोई। ठीक है जावेद कुरैशी साहब, मसला ये है जो समझ में नहीं आता कि अब इतना अरसा हो गया है और बार बार ये मसला जो है ताजिरों के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान बार बार इस पर बात हो रही होती है। आपसे भी अक्सर हम गुफ्तगू करते रहते हैं इस मामले पर। इसका एक दफ़ा हल क्यों नहीं निकल रहा है? कुछ देर के लिए हल निकलता है, फिर मसला खड़ा हो जाता है, फिर हल निकलता है, फिर मसला खड़ा हो जाता है। आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम क्या है गवर्नमेंट की जानिब से कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी नहीं कर रहे? देखिए जी, हमारे ऊपर तो वो जो भी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन हकीकत ये है कि हमने अपने तमाम स्टाफ को और ऑनर को वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। लेकिन आप अब यूके चले जाएं, आपको पता है कि डेली 40 से 50 हजार जो है वो पॉजिटिव कोविड के केस आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम चीजें खुली हुई हैं। मुझे बताएं, कोरोना के साथ हमें जिंदा रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि कुछ बंद कर दिया जाए। चले जी, ये बात हम मान लेते हैं। आप एयरलाइंस में चले जाएं, वहां उन्होंने कहा कि 70%। मैं अभी आपको वीडियो भेजता हूं और अभी दिखाता हूं, 100+ लोग वहां हैं। ट्रेनों में आप देख ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देख ले, कि सारा के सारा मामला शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और इसके अंदर जो है मैरिज हॉल के अंदर आकर गिरता है। ये हुकूमत दुश्मनी पे तुली हुई है ताजिरों के साथ। ठीक है, ताजिर क्या करेंगे जावेद कुरैशी साहब? अब वजीर आला हाउस जाने का फैसला किया गया है, वहां पर भी मामलात नहीं बन पाते, तो ताजिर अब करेंगे क्या? देखिए जी, मामला तो हम तो इस मुल्क की खिदमत करने वाले लोगों में से हैं। हम कोई भी ऐसी कोई वायलेशन नहीं करना चाहते जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क के अंदर पैदा हो। लेकिन हुकूमत से हमने बार बार दरखास्त की है कि बराए मेहरबानी कि आप हमें रोजगार कमाने दें और इज्जत के साथ, और आप उन्हें वैक्सीनेशन करने दें। आप अपनी वैक्सीनेशन, आप पोलियो के कतरे घर घर फैलाने के लिए जब जाते हैं तो ये काम नहीं कर पाते आप, लेकिन वो सारा मलबा लाकर ताजिरों पे ठोक दिया जाता है। लेकिन ताजिर जाए तो जाए कहां? ताजिर किससे सवाल करे? जो लोग यहाँ हुक्मरान हैं उन्हें नजर नहीं आता। मुझे बताएं कि कनाडा के अंदर जब लॉकडाउन होता है तो $1500 फी बंदे को मतलब जो है वो दिए जाते हैं। हमें तो 2 रुपए भी इन्होंने कभी भी नहीं दिए, किसी भी, ना विफाकी हुकूमत ने ना सूबाई हुकूमत ने। हम तो अपने बच्चों का और इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। हमें अरबों रुपए का टैक्स भी हम देते हैं और उसके बावजूद तमाम पाबंदियां भी हम को हल निकलता हुआ आपको कुरैशी साहब नजर आ रहा है, या फिर कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा? मुझे तो यूं लगता है कि एक सोची समझी स्कीम के तहत ये मईशत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। इसके पीछे इनके क्या अज़ाइम हैं, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। खुद के दिन की हमने डेडलाइन दी हुई है और इंशाअल्लाह ताला हम उसके अंदर भरपूर अपना पावर शो करेंगे। बिल्कुल ठीक है कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, तो ताजिर जो सोच रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। और यकीनन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और छोटे ताजिर का तो बहुत नुकसान होता है, और कितने लोगों का जो है इससे रोज़गार जुड़ा हुआ है। जो भी मामलात हों, मिल बैठ के गुफ्तगू के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल ज़रूर होने चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर देखना चाहिए। लेकिन जब बाज़ार खुल जाते हैं उस वक्त ये ख्याल भी रखना चाहिए, मतलब कि जो मालिकान हैं उनको,
कि कम से कम SOPs का ख्याल रखवाने की कोशिश की जाती है? मालिकान के साथ साथ आवाम को जो है ख़ास तौर पे अपनी जिम्मेदारी खुद भी तो इंसान के ऊपर होती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी जब मार्केट्स जाते हैं तो प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि आप जब इस तरह की बेहतियाती करते हैं तो फिर सूरत हाल इस तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है कि लॉकडाउन करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना सिर्फ मुल्क का बल्कि आम आदमी का भी। हर दौर में हम देखें तो अक़वाम के इस्तेहकाम, तरक्की और तवील मुद्दती खुशहाली को यकीनी बनाने में ख़वातीन जो हैं वो मरकज़ी किरदार अदा करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ है सूरत हाल में, जो लेकिन है ना, लेकिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। पाकिस्तान में ख़वातीन मुल्क की निस्फ आबादी हैं, मगर अफरादी क़ुव्वत की बात की जाए तो ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा महदूद है। अच्छा, ख़वातीन की लेबर फोर्स 2016 में 23.8% थी, जो मज़ीद कम होकर साल 2020 में अब 22.2% हो गई। अच्छा, ये शरह पाकिस्तान जैसी आमदनी रखने वाले ममालिक के मुकाबले में अगर बात कर ली जाए तब भी कम है, और इसके मुकाबले में मर्दों के लिए लेबर फोर्स में शिरकत की शरह 82.5% है, और अफरादी क़ुव्वत में पाकिस्तान की ख़वातीन की कम शिरकत आलमी रुझानात के बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, मर्द और ख़वातीन मजदूरों की शमूलियत की अगर बात करें तो उनकी शरह के दरमियान दुनिया का औसतन फ़र्क कम होता जा रहा है, क्योंकि मुमालिक कोशिश करते हैं कि ख़वातीन को बेहतर तनख्वाहदार मुलाजमत के ज़रिए और मुआशी तरक्की और खुशहाली में उनकी शराकत को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, अब बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं ना, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। मलबूसात की सनत की बात करते हैं, वहाँ पर मजदूर ख़वातीन की नुमाइंदगी 90% तक है, और इसके बरक्स पाकिस्तान में मलबूसात की सनत में ख़वातीन की कुल जो वर्क फोर्स है वो सिर्फ 15% है। अब ये आप फ़र्क देख लें, अब ये फ़र्क है क्यों, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी चद्दर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। फ़ातिमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप बड़ी वजह क्या देख रही हैं, मतलब वर्क फोर्स में ख़वातीन का किरदार महदूद ही होता चला जा रहा है? क्या सनतें ख़वातीन को हायर नहीं करना चाह रही होती, हिचकिचाहट का शिकार होती हैं, या ख़वातीन सेफ फील नहीं कर रही होती, वो जाना नहीं चाह रही होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो बात ये करूँगी कि जैसे आपने बात की कि 2016 से लेके 2020 तक, देखिए वो उसके जो डिफरेंट किस्म के एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक ये पहलू भी मैं बताती चलूँ कि कोरोना की वजह से ख़वातीन, जहाँ पे आप देखें कि लेबर के लिए काम वैसे में बहुत महदूद हुआ है, तो ख़वातीन के लिए तो और लिमिटेड हो गई हैं चीज़ें। तो एक तो ये भी इशू है। दूसरा ये कि जो आप जैसे आपने कहा कि सनतें ख़वातीन को हायर नहीं करती, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ख़वातीन को एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब सनतें एक मर्द को हायर करती है तो जहाँ पे उसकी सैलरी 15, 18 या 20 हज़ार है, वो एक खातून को ऑफ़र करते हैं 8 या 7 हज़ार या 9 हज़ार। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये आपको एवरी डिपार्टमेंट आपको दिखाई देगी। आप एजुकेशन के प्राइवेट सेक्टर में चले जाएँ, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएँ, या किसी आप ऐसी सनत में जहाँ पे, हालांकि औरतें जो हैं जितनी भी ये पैकेजिंग की कंपनीज़ है, इनमें इनका कहना यह है कि औरतें बहुत नीट काम करती हैं और यहाँ पे ख़वातीन को होना चाहिए, लेकिन उस सिमिलरली वहाँ पे भी हायरिंग के लिए जो औरतें हैं उनको कम लिया जाता है, मर्दों को ज़्यादा लिया जाता है। जी, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं इसलिए हम उनको लेते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ख़वातीन जो हैं मेरे ख्याल में वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, ज़्यादा नीटनेस से काम करती हैं, और जो टास्क उन्हें दी जाए वो बिल्कुल उसको अपने टाइम पे कंप्लीट भी करती हैं। तो ये एक जो माइंडसेट है कि ख़वातीन जो हैं उनका ध्यान घर में रहता है, बच्चों में रहता है, वो प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं पे कर पाती। जब तक हम इस जो आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम ख़वातीन को प्रॉपर तरीके से उनके जॉब्स के प्लेटफॉर्म में उनमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा फातिमा साहिबा, जिस तरह आपने कोविड की बात की, अगर हम इससे पहले की बात करें तब भी कोई जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी। आप क्या समझती है, ख़वातीन वर्क फोर्स में शामिल नहीं होती, इसकी एक बड़ी वजह फैमिली प्रेशर भी होता है, बाप या खामन मुलाजमत के हक में नहीं होते कि ख़वातीन घर से बाहर जाएं मुलाजमत करें? देखें, ये भी एक बिटर रियलिटी है कि एक खातून जो जॉब कर रही है वो 9 to 5 जॉब करती है, लेकिन
उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो मैंने देखा है कि जिसको मैं कहूँ कि ये माशरे में एक ऐसी रवायत है हमारी कि हमारी जितनी भी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज है या दूसरी हमारी सनतें, वहाँ पे ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर नहीं है। अगर उनका 1 या 2 बच्चा है छोटा तो उसको ना वो मदर के पास छोड़े, सास के पास छोड़े, फैमिली का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई तुम जॉब छोड़ दो, वो बेचारी बच्चे की तरफ जाए। और देखिए अगर डे केयर सेंटर हो, बच्चा माँ के पास हो, जैसे पूरी दुनिया में है, देखिए आप यूरोपियन कंट्रीज में देखे वहाँ पे डे केयर सेंटर बने हुए हैं, फैसिलिटेशन है बाकायदा माओं के लिए। एक वो, दूसरा ये कि फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हस्बैंड बाज़ औक़ात इजाज़त नहीं देते, जी घर ख़राब हो रहा है, आप मुकम्मल अटेंशन नहीं पे कर रही। दूसरी बात यह है कि एक मर्द तो 9 to 5 जॉब करे तो वो आके कहे जी मैं तो कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं सुबह काम करके आया हूँ। वही जॉब अगर एक खातून करती है तो आप बताएं कि 9 to 5 वो जॉब करती है, इसका मतलब वो बहुत अर्ली 5 बजे की उठी है, घर की प्रिपरेशन, बच्चे की प्रिपरेशन, फिर उसने तैयार होकर खुद जाना है, 9 बजे पहुंचना है, फिर उसने घर पहुंचना है, जो फैमिली के हद तक के मामलात हैं उसमें तो हमें बहुत ज्यादा खातून को, हाँ जी बिल्कुल, हमें जो फैमिली के हद तक के मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप डेली वेजेस की बात कर रही थी, उस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही थी, डे केयर सेंटर्स की बात कर रही थी, इसके लिए माइंडसेट अगर तब्दील नहीं हो रहा, शायद तब्दील करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। इदारों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, वो कितनी अदा कर रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट लेवल पे जो इदारे हैं वहाँ पे तो डे केयर सेंटर सारे इदारों में मौजूद हैं और वहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की हमारी खवातीन है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है इस पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए कि जो खवातीन हैं उनको लिए आप डे केयर सेंटर बनाएं, ताकि वो बच्चों वाली जो खवातीन है जो घर में बैठ जाती हैं कि मेरा बच्चा छोटा है या इंश्योर किसने करना है फातिमा साहिबा, इंश्योर किसने करना है अगर प्राइवेट सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स हैं? देखिए ये इंश्योर, ये डेफिनेटली रियासत का काम है और उससे मेक श्योर करना चाहिए कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे बनती है सबसे पहले तो वो देखे कि यहाँ पे डिसेबल खातून के लिए अगर कोई जगह रखी गई है कि नहीं। दूसरा ये कि जो मदर है, माँ है बच्चों की, उसके लिए कोई डे केयर सेंटर मौजूद है कि नहीं। तीसरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि जो खवातीन के लिए वॉशरूम सेपरेट नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बुकला, अगर मैं बुकला खवातीन को देखूँ तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी और बैंक में जाऊं, मैं किसी भी जगह पे जाऊं तो मैं यूजुअली ये देखती हूँ कि खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि वही वॉशरूम मर्द यूज़ कर रहे होते हैं, वही औरतें कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें देखिए, ये मेक श्योर करें, हमें लेजिस्लेशन की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो मेजर वर्क फोर्स हमारी घर में बैठी हुई है इसको हम चाहते हैं कि हम लेके आए, पाकिस्तान की तरक्की में ये फॉल किरदार अदा करे, तो हमें उनके लिए फैसिलिटेशन को सबसे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा। फिर उस एटमॉस्फेयर को, जिस तरह के आजकल इंसिडेंट हो रहे हैं, बीइंग अ चेयरपर्सन मैं जैसे देख रही हूँ खवातीन के साथ जिस तरह से हो रहा है, उनका एहतसाल हो रहा है और उनके साथ जिस तरह से ये मामलात आप खुद देख रहे हैं मीडिया पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले जब तक एक औरत के लिए महफूज मुकम्मल एटमॉस्फेयर आप प्रोवाइड उसे नहीं करेंगे तब तक वो आपकी उस वर्क फोर्स में वो किरदार बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से कर रही थी, लेकिन महफूज जो उसको माहौल फराहम करना है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम सिर्फ मजम्मत ही करेंगे तो काम किसने करना है, इस पर सवाल है। और लेजिस्लेशन बहुत हुई है पाकिस्तान के अंदर, इंप्लीमेंटेशन के बहुत ज्यादा मसाइल है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे पहले भी प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की कोरोना की, तो अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पर जो केसेस हैं, मुस्बत केसेस की जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है, कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं है वहाँ पर भी। इसीलिए तो वहाँ पर केच में हमने देखा है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, 14 रोज़ा लॉकडाउन है। वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है वो भी, बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट जो है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है और उस इलाके के अंदर मार्केट्स बंद रहेंगी। तो ये सारी सूरत हाल है जो बलूचिस्तान में भी अब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। अब अच्छा, इसकी वजह क्या है, हम सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लियाकत शाहवानी साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुबह बलूचिस्तान में सूरत हाल अब बदलती जा रही है, मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा होता जा रहा है और अब फैसला आप लोगों ने कर लिया लॉकडाउन लगाने का, नौबत यहाँ तक आ
आ गई है। पहले तो बात ये नौबत आई क्यों है यहाँ तक, और कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर सूबे के शहरों में आप लॉकडाउन लगा रहे हैं? देखिए, नौबत जो है कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से आई। हमेशा लॉकडाउन केसेस बढ़ने की वजह से ही आती है, और आवाम का SOPs पे अमल दरामद न करने की वजह से फिर केसेस बढ़ते हैं। अब तो वैक्सीनेशन की फैसिलिटी भी मौजूद है, सेंटर्स भी मौजूद है, फ्री डोजेज अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन लोग अपने आप को कम वैक्सीनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज जिसमें ख़ुसूसन मकरान डिवीज़न, जिसमें गवादर के 4 तहसील हैं और तुर्बत, केच, पंजगुर में भी, यहाँ पे अचानक केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं। ग्वादर पिछले हफ्ते हमने सैंपल लिए 48 लोगों के, जिनमें 19 जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के रिपोर्ट हुए। तनासुब के लिहाज से तो 40% बनते हैं, लेकिन तादाद के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह कम है। केच में भी 4 केसेस कम रिपोर्ट हुए, वो भी मकरान डिवीज़न ही में है, और लोगों की आमद और रफ्त SOPs की वायलेशन इसकी वजह है। और अपने तौर पे पहले हमने ग्वादर में स्मार्ट लॉकडाउन किया, लेकिन लोगों ने ज़्यादा SOPs पे जब अमल दरामद नहीं किया तो केसेस बढ़ना शुरू हो गया। अब हम देख रहे हैं ईद के बाद की सूरत हाल, क्योंकि अब तक तो ओवरऑल एवरेज बलूचिस्तान में 8.5% है। पीक पे ये 9.6% थी अप्रैल में, पिछले महीने के मुकाबले में 2% ज़्यादा है। और पिछले ईद को पूरे मुल्क में जो है ईद से कबल लॉकडाउन हो गया था, जिसके बाद केस कम होना शुरू हुए। ठीक है, इस ईद पे मुकम्मल लॉकडाउन पूरे मुल्क में किसी भी सूबे में नहीं हुआ। अब सूरत हाल हम उसको मेजर कर रहे हैं, गेज कर रहेंगे ईद के बाद जो सूरत हाल है कि अगले हफ्ते केसेस में अगर इजाफा हो जाता है तो फिर खुदा न ख्वास्ता ख़तरनाक सूरत हाल इसलिए भी पैदा हो सकती है कि इस दफ़ा कोविड के साथ साथ जो वेरिएंट है डेल्टा, वो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा लीथल साबित हो सकती है। तो सूरत हाल का हम जायज़ा ले रहे हैं। जिन जिन अजला में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे ठीक है। लियाकत चवानी साहब, ये लॉकडाउन के दौरान क्या क्या पाबंदियाँ आयद रहेंगी और उन पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा? देखिए, इट वेरीज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, टाउन टू टाउन। गवादर में चूंकि बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए और डेल्टा वेरिएंट जो है उसका 40% तनासुब रहा, तो पहले स्मार्ट लॉकडाउन और बाद हमने मुकम्मल लॉकडाउन इसलिए किया कि लोगों को कोविड के असरात से महफूज रखा जाए। और मुकम्मल लॉकडाउन है, सिर्फ एसेंशियल फूड सर्विसेज हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ये जो है 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स वो मुकम्मल बंद है, रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद है। सिर्फ टेक अवे सर्विस की फैसिलिटी है, वो भी उन लोगों के लिए, उन कस्टमर्स के लिए जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होंगे, अदरवाइज उनके लिए भी ये फैसिलिटी नहीं है। 144 और 188 इम्पोज्ड है। कोई भी रेस्टोरेंट इस फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, अगले 15 दिनों के लिए गवादर उनकी एंट्री मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और फिशरमैन जो फिशिंग करने के लिए समंदर आते हैं, जो लीगल फिशिंग के लिए विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उन पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम टूरिस्ट प्लेसेस हमने बंद कर दिए हैं। तो ये एक मुकम्मल लॉकडाउन है ग्वादर की हद तक और केच के हद तक। इसके अलावा बाकी बलूचिस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट में फिल वक्त कोई लॉकडाउन हमने नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की आपको कि ईद के बाद की जो सूरत हाल है केसेस की तरफ हम देख रहे हैं, इस वक्त तो ओवरऑल 8.5% एवरेज है जुलाई में, पिछले महीने के मुकाबले में 2% ज़्यादा है। बट हम केस टू केस, टाउन और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, जहां भी केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो मुकम्मल लॉकडाउन। केसेस बढ़ रहे हैं और सूरत हाल इस तरह की है कि केसेस में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है। इस हालिया लहर के पीछे आप क्या देख रहे हैं? कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही है? जी बिल्कुल, प्रिजमेबली यही दिख रहा है। वी कैन सेंस कि गवादर में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो कुल सैंपल्स का 40% थे। कोयटा में 11 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, केच में 4। और बिल्कुल ये जाहिर है कि बलूचिस्तान के आलमोस्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ हम सैंपल्स कलेक्ट करके NIH भिजवा रहे हैं वहाँ से केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। लगता ये है कि एक स्पेकुलेशन के तहत कि 15 से 20% इस वक्त डेल्टा वायरस जो है वाइड स्प्रेड है उसका पूरे बलूचिस्तान में, और ये खतरे की घंटी है, बड़ी अलार्मिंग है। और 4th वेव का इसको नाम दिया जा रहा है। और 4th वेव दीगर 3 वेव से यकसर इसलिए मुख्तलिफ है
कि इसमें जो इंडियन वेरिएंट है डेल्टा वायरस वो ज़्यादा लीथल, ज़्यादा ख़तरनाक। G20 ने अपने कॉन्फ्रेंस में ये ख़बरदार किया है कि दुनिया की मईशत पे डेल्टा वेरिएंट के असरात की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमारी मईशत पे, लोगों की सेहत पे, ज़िंदगियों पे ज़ाहिर है इसका बहुत ज़्यादा असर आ सकता है। तो इसलिए हम प्रिकॉशन मेजर्स के तौर पे एक तो हमने ये किया कि जितने हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं BHU के हद तक वहाँ पे दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स में अब हमने टेलीमेडिसिन की फौरी तौर पे फैसिलिटी हमने शुरू कर दी है। कल चीफ सेक्रेटरी साहब के ज़ेर सदारत एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुआ जिसमें तमाम बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स, दूर दराज हॉस्पिटल्स में भी सिलेंडर्स, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे हैं। ठीक है। कल ही हमने 50 सिलेंडर्स जो है 240 MFT ये हमने गवादर भिजवा दिए हैं, केच भी भिजवा दिए हैं, और तमाम जो मशीनरी है गवर्नमेंट की इसको हमने पब्लिक के वाइडर इंटरेस्ट में मोबिलाइज कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। लियाकत चवानी साहब, ये भी वैक्सीनेशन से भी हमें बताइएगा, क्या इलाके दूर दराज होने की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त रही है, आप ये समझते हैं, और इस रफ्तार को क्या बेहतर बनाया जा रहा है? इस रफ्तार को आवाम के ताउन ही से तेज़ बनाया जा सकता है, मौसर बनाया जाया जा सकता है और कामयाब बनाया जा सकता है। देखिए, गवर्नमेंट यही कर सकती है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करे। हमने मास वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए, हमने 199 अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए, वुमेन वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए, दफातर में वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, डिपार्टमेंट स्टोर्स में और मार्केटों में ये हमने वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, पब्लिक प्लेसेस पे वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, और मोबाइल जो हमारे वैक्सीनेशन वैन्स हैं वो इसके अलावा हैं, वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं। हमारी टीमें वो लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, और जो एल्डरली हमारे सिटीज़न हैं उनके कॉल रिक्वेस्ट पे, उनके SMS पे, उनके एड्रेसेस पे हमारी टीमें जाके उनको वैक्सीनेट करने की जो सहूलत है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। लाउड स्पीकर के जरिए हम लोगों को दूर दराज एरियाज में ये कैंपेन हम ड्राइव कर रहे हैं अवेयरनेस का, लोगों को इस तरफ माइल और कायल और रागिब करने के लिए सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, पैम्फलेट की सूरत में, हर एक तरह से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ज़बरदस्त, हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि हम अपने लोगों को मैक्सिमम हद तक जाके उनको वैक्सीनेट कर सकें। अब गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक शिकायत भी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक, कितनी भी बलूचिस्तान में कंप्लेन आपने न सुना होगा ना देखा होगा कि हम सेंटर में आए हैं या टीमें मौजूद नहीं है या वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, ऐसा कोई कंप्लेन नज़र नहीं है। कंप्लेन जो कर रही है इस वक्त वो गवर्नमेंट अपने पब्लिक से कंप्लेन कर रहे हैं हम कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो आवाम है, वो हमारे गुजारिशात पे कम ही कान धर रहे हैं। तो ये हमारा एक शिकायत है अपने लोगों से, गुजारिश भी है, अपील भी है, इस्तिदा भी है, रिक्वेस्ट भी है अपने आवाम से कि खुदारा ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये ज्यादा खतरनाक है, और खुदा ना ख्वास्ता बिल्कुल ये खतरनाक है। और भी आप जिस तरह अपील करें, आवाम का ये काम बनता है कि अब SOPs पर अमल करें, और जो है ना सूरत हाल क्योंकि संजीदा होती जा रही है, तो इसके ऊपर अब मेरा हाल बेहतरी से काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया लियाकत चवानी साहब, आपने सबसे बड़े पाकिस्तान को अपना कीमती वक्त दिया है। और हमने जिस तरह से देखा जा रहा है कि बलूचिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं, उन्होंने भी यही अपील की आवाम से कि आवाम ताउन करें। आवाम ने ये अब ताउन करना है कि अब आपने वैक्सीन लगवानी है, खुद को वैक्सीनेट करवाना है, वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप खुद को कितना पहले, कितना जल्दी वैक्सीनेट करवा रहे होते हैं। और आलमी वबा कोरोना वायरस की जब हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो ये सूरत हाल कहीं और भी मुख्तलिफ नहीं है। इस कोरोना वायरस की वजह से ही हमने देखा था वेस्ट इंडीज़ का और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसको रोकना पड़ा था, और उसके अब असरात ये आए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ को रीस्केड्यूल किया गया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, 5 T20 मैचेस की बजाय अब 4 मैचेस खेले जाएंगे। 27 जुलाई को जो होने वाला T20 मैच था वो मनसूख कर दिया गया, और अब वो जो है 28 को किया जाएगा, यानी कि मंगल के बजाय बुध को खेला जाएगा। जो बुध वाला मैच है उसको खेला जाएगा, मंगल वाले मैच को उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया, मनसूख कर दिया। और ये पहला T20 जो है अब बुध को हो रहा होगा, और फिर 31 को है मैच, फिर 1 अगस्त को है, और फिर 3 अगस्त को मैच हो रहा होगा। तो अब 4 मैचेस होंगे। डिसाइडर जो है वो शायद नहीं हो रहा होगा। अब 4 में ये बराबर भी हो सकती है सीरीज, कोई एक टीम जीत भी सकती है, जिसके बाद टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाएगा। अच्छा, पहला टेस्ट जो है वो 12 से 16 अगस्त और दूसरा जो है 20 से 24 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात करें क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर भी आ गई है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुनक्किदा
ऑनलाइन इजलास में PSL 7 के इनेकाद का फैसला कर लिया गया। अच्छा, PSL जो है उसका अगला सीज़न अब आ रहा है और PCB और फ्रेंचाइज के जो नुमाइंदगान हैं उनमें ये तय पाया है कि आइंदा सीज़न PSL मेला जो है वो जनवरी-फरवरी में सजाया जाएगा और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी। अब ये सारी सूरत हाल है, पहले हम बात कर लेंगे कि इंग्लैंड में जो हमारे साथ हुआ हमें वेस्ट इंडीज़ में क्या नहीं दोहराना है। हम बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राज हमारे साथ मौजूद है। नसीम राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, इंग्लैंड की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रही पाकिस्तानी टीम की अब वेस्ट इंडीज़ के अंदर। पहले तो ये कहिएगा कि जो अब 4 T20 मैचेस हो गए हैं, बहुत है T20 मैचेस वेस्ट इंडीज़ में? वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग हमजा। वैसे यार एक मैच कम नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान का। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी कमजोरी झलकती है। इस लिहाज से झलकती है कि जो कोविड-19 के टेस्ट पॉजिटिव आए थे वेस्ट इंडीज के टीम के प्लेयर्स थे, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के दौरान आए थे जी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुकम्मल कर रहे हैं। अगर वो मैच कम करना था तो ऑस्ट्रेलिया का मैच कम करते, जो माजी में होता रहा। इससे पहले जो भी मैचेस कम हुए वो उसी सीरीज के दौरान कम किए गए। इसकी एग्जाम्पल माजी में भी मौजूद है। कोविड-19 का दौर है, अगर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में मैच जो है वो कम करते तो वेस्ट इंडीज के लिए भी बेहतर होता, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होता। लेकिन यार हमारी गर्दन पतली है असल में। हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो साख इतनी मजबूत नहीं है जितनी इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की है। इसकी वजह से वेस्ट इंडीज मैच कम नहीं कर सका ऑस्ट्रेलिया का और हमारा मैच कम हो गया। हालांकि ना हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, आपको पता है कि उस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारा सेटल है हमजा जी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, जिस तरह से हम देखते हैं हमारी कौमी टीम की परफॉर्मेंस पिछले दोनों मैचेस में, दोनों सीरीज़ में हम हार जाते हैं इंग्लैंड में। अब जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के साथ हम खेलने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ जो हमें नहीं दोहरानी? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम को हम देखें तो मजबूत है काफ़ी। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसके मैच हुए हैं वो काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल आपने सही बात कही कि ऑस्ट्रेलिया से वो सीरीज जीत के आ रहे हैं और बड़ी वन साइडेड सीरीज जीती है। 4-1 से सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीतना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जब भी कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है उससे पहले तमाम खिलाड़ी मर्ज हो जाते हैं। आज क्रिस गेल भी वहाँ मौजूद है, कैरन पोलार्ड भी मौजूद है, डेविन ब्रावो भी मौजूद है। वो तमाम के तमाम खिलाड़ी जो आमतौर पे लीग्स खेलने चले जाते हैं, वेस्ट इंडीज से नहीं खेलते, वो तमाम के तमाम इस वक्त वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। यही वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लिए इतनी आसान सीरीज नहीं होगी। जहाँ तक आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की, तो मैंने पहले भी कहा एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना कॉम्बिनेशन सेटल कर रहे हैं। मिसबाह उल हक ने 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी हैरानकुन बात थी कि हमारे पास तकरीबन 8-9 प्लेयर्स रेडी है और 8-9 प्लेयर्स का बैकअप भी मौजूद है। हम 2-3 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारी बॉलर में अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग बेहतर नहीं है। तो बाकी मैं भी बता देता हूँ कि टॉप ऑर्डर बैटिंग भी आपकी सेट नहीं है। तो हमारा सेट क्या है? तो सच्चाई से बात करनी चाहिए कि हमारे 8-9 प्लेयर्स अगर आप कहते हैं कि मौजूद है, तैयार है, 8-9 का बैकअप भी है, तो भाई वो जो बैकअप 8-9 का आ जाएगा तो 14-15 तो उतरे ही हो जाएंगे जो जाने वर्ल्ड T20 में। तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आप देखें, अपनी बॉलिंग को उठा के देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली के बाद हम थोड़ा सा सोच रहे होते, अब इस को खिलाए, हसनैन को खिलाए। अच्छा, शाहनवाज धानी जा सकते थे, आप उनको चेक कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन अब वो आज रवाना हो रहे हैं, 26 तारीख है, आज वो रवाना हो रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए। तो क्या वो अवेलेबल होंगे? हालांकि उनका चुनाव जो है वो टेस्ट टीम के लिए किया गया है। तो क्या आप उन्हें शामिल करेंगे इन 4 T20 मैचेस में? वो के वो वहां पर होंगे? मेरे ख्याल में शामिल करना चाहिए। आप जरूर चेक करते कि शाहनवाज धानी कैसी परफॉर्मेंस का इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लीडिंग विकेट कीपर थे अभी रिसेंटली PSL सीजन 6। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन बनाने में भी बहुत मेहनत करनी है। बिल्कुल ठीक है नसीम राजपूत साहब, आप ये नहीं देख रहे कि सारा प्रेशर जो है, मतलब कि कोचिंग स्टाफ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि नौजवान जो प्लेयर्स हैं वो कैसे ये प्रेशर फील्ड में जाके अपने ऊपर ले सकते हैं? अब मिसबा की आपने बात की कि वो बात कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि आजम को भी हम मजीद चांसेस देंगे। तो अगर आपने मजीद चांसेस देने थे तो अगले ही मैच में दे दिया जाता। उसमें तो आपने उसको ड्रॉप करके वैसे ही उसका मोराल इतना डाउन कर दिया। पहले मैच में वो नॉट आउट वापस आ रहा था, उधर खिला लेते। आपको तो उधर बॉलर्स की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ी, आपने तो ओवर ही नहीं करवाया अपने बॉलर से। देखिए हमजा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है
बात यही हो रही है, कितने प्लेयर्स ट्राई कर लिया आपने मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। आप एक लाइन लगी हुई है, आप शुरू से आसिफ हो गए, इफ्तिखार हो गए, आपके हुसैन तलत हो गए, आपके जो दानिश अजीज हो गए, और भी कई सारे प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में ट्राई कर चुके हैं, और अब आजम खान है। यार ऐसा है कि कोई एक भी सेट होके नहीं दे रहा, कोई एक भी जगह बना के नहीं दे रहा, तो ये फॉल्ट है कहाँ पे? देखिए बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी हिकमत अमली जो हम तरतीब देते हैं बिफोर मैच, क्या वो इतनी इफेक्टिव है कि उसके बाद प्रॉब्लम हो रही है? मैं फिर आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही बात कहूंगा जो मैं अपने प्रोग्राम में कल रात को भी करके आ रहा हूँ। देखें, आप राइट बैट्समैन फॉर राइट स्पॉट आपको लाना पड़ेगा। जो जेन्युइन ओपनर है आप उनके साथ जाके तो देखें, इस वेस्ट इंडीज की सीरीज में ट्राई तो करें। आप फखर और तजदीद का नहीं अगर कामयाब होते तो साइड में करें। आप बाबर को बाहर नहीं कर रहे, आप रिजवान को बाहर नहीं कर रहे, उनकी जो जगह बनती है आप उनको उस जगह पे मौका दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का मसला भी शायद हल हो जाए। मैनेजमेंट ऐसे फैसले नहीं करेगी कि जिसमें आप समझ सकते हैं कि हाँ ये सही जगह थी उस प्लेयर की, जब तक बात नहीं बनेगी, और ये प्रॉब्लम हम फेस करते रहेंगे हमजा। अच्छा नसीम राजपूत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी अब सर पर है, तब तब्दीलियां बार बार की जाती है टीम में, क्या ये तब्दीलियां करनी चाहिए इस मौके पर? और मलिक, शुएब मलिक, उनके हवाले से जरूर बताइएगा। बिल्कुल, देखो आप सेटल हो गई होती टीम, अगर हमारे मिसबाह उल हक और वकार यूनुस जिन पे पूरा मुल्क क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर ये लोग अपने थोड़ा सा चौधरीइज्म होता, अब उसको थोड़ा सा देख लेते, इस चौधरीइज्म को जरा थोड़ा सा आप नोट कर लेते। इन्हें सीनियर नहीं चाहिए। देखें हफीज की परफॉर्मेंस का जो लेवल था वो भी नीचे आ गया है। हफीज को आप घूम तब करवा रहे हैं, यानी स्पिन विकेट पे आपने दूसरे T20 मैच में हफीज से बॉलिंग नहीं करवाई। तीसरे दिन आपने उस वक्त कराई कि जब पानी सर से ऊपर जा चुका था, और हफीज मैच कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बनाने में कामयाब हो गए थे। स्पिन ट्रैक है, आप देखिए ना, आप हसनैन से बॉलिंग नहीं करा रहे, आप शाहीन शाह एक ओवर करा रहे, तो इस मौके आपको पता ही नहीं है कि पिच का बिहेवियर क्या है। आज तक ना मिसबा पढ़ पा रहे हैं, वकार पढ़ पा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। हमारी अब तक जो है वो अगर हमारी टीम मैनेजमेंट ये भी नहीं देख पाएगी कि पिच की कंडीशन क्या है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिएगा कि जब टीम मैनेजमेंट ये फैसला नहीं कर पा रही है, तो टीम मैनेजमेंट जब 2 या 3 ओवर रह गए हैं तो हसन अली को शादाब के ऊपर क्यों नहीं भेज रही है? हसन अली को इमाद से भी नीचे भेज रही है, शादाब से भी नीचे भेज रही है, और फिर हसन अली आगे छक्का मार रहे हैं। ये टीम मैनेजमेंट को नजर नहीं आ रहा कि पावर हिटिंग कौन कर सकता है? यार इतनी जबरदस्त बात आप भी कर रहे हैं हमजा, और आपको याद होगा इससे पहले सरफराज अहमद कैप्टन थे, आप वो खुद नीचे चले जाते थे, वो खुद बैटिंग के लिए नहीं आते थे, हसन अली को ज्यादा ऊपर लेकर आते थे। देखिए जब मैरिज को आप फौकियत दे रहे थे, उस वक्त आपकी टीम की परफॉर्मेंस का लेवल ये था कि जिस वक्त सरफराज को कप्तानी से हटाया गया, पाकिस्तान मार्जिन से T20 की नंबर 1 टीम थी। आपको डिसीजन मेरिट पे लेना पड़ेंगे। जहाँ सरफराज की जगह नहीं बनती थी, सरफराज बैटिंग के लिए नहीं आते थे, बिल्कुल आता वहाँ पे बैठ के मशवरा देते थे। यहाँ पे मिसबा क्या मशवरा दे रहे हैं, यहाँ पे वकार क्या मशवरा दे रहे हैं, यहाँ पे टीम मैनेजमेंट कौन सा मशवरा दे रही है? जो वो चीज होनी चाहिए जो टीम के मुफाद में जा रही हो, जो टीम की बेहतरी में जा रही हो, वही वाले फैसले आपको करने पड़ते। हम क्यों कह रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं रिजवान, बहुत अच्छा खेल रहे हैं बाबर, लेकिन इनको आप पहले 6 ओवर का पावर प्ले जाया करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही आप ओपनर्स के साथ जाएं और अपना मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग करें, इनको नीचे लाकर। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उम्मीद करेंगे कि इस सीरीज में पाकिस्तान बेहतर खेल रहा होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे